नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। उत्तराखंड में पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान और फिर उन्हें वापस उनके देश भेजने की कवायद तेज हो गई है। सीएम धामी का कहना है कि सीसीएस की बैठक में लिए गए फैसलों के बाद उन्होंने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें वापस भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद अब उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों में उबाल है। राज्य का करीब 1.5 लाख रिटायर्ड फौजी अब सीधे युद्ध चाहता है। इसके लिए भी खुद भी हर तरह से तैयार है, चाहे अनुभव शेयर करना हो या फिर फील्ड फ्रंट पर जाकर लड़ाई लड़नी हो। देखिए रिपोर्ट। पहलगाम में आतंकियों की कायराना हरकत के बाद पूरे देश में उबाल है, लेकिन सैन्य प्रदेश उत्तराखंड में गुस्सा बहुत ज्यादा है और इसीलिए अब यहां के पूर्व सैनिकों ने सीधे युद्ध की डिमांड कर दी है। मौजूदा समय में उत्तराखंड में 1,49,000 रिटायर्ड सैनिक रहते हैं, जिनमें से कई ऐसे हैं जो 1965 और 1971 की लड़ाई का हिस्सा रह चुके हैं। उनका शरीर भले युद्ध के लिए अभी तैयार नहीं है, लेकिन हौसले आज भी बुलंद हैं। पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि इस घटना का मुंहतोड़ जवाब मिलना जरूरी है। हर सैनिक इसके लिए तैयार है। अपने स्तर से हर फौजी मदद करेगा और बार बार इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए आतंकवाद का पूरा खात्मा जरूरी है, चाहे युद्ध ही क्यों न हो जाए। घटना के बाद में सैनिकों में जो हमारे पहाड़ों में उत्तराखंड के सैनिकों में जो उबाल है, मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार अगर पहल करती है तो पूर्व सैनिक किसी भी स्तर से इस घटना को देश में बॉर्डरों में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। कोई भी अगर कोई होता है, हमारे देश के पूर्व सैनिक ही पाकिस्तान को ध्वस्त कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी ताकत में सैनिक हैं, नौजवान सैनिक हैं। जम्मू कश्मीर में करीब 40 साल तक ड्यूटी कर चुके कर्नल रिटायर्ड पीएल पराशर भी घाटी को बेहद करीब से समझते हैं। उनके मुताबिक ऐसी घटना बिना लोकल मदद के संभव नहीं है। उनके मुताबिक आतंकवाद से लड़ने के लिए पाकिस्तानी आर्मी पर चोट करना जरूरी है और इसके लिए अमेरिका, इजराइल और चीन की तरह बड़े कदम उठाने होंगे। इसकी जो जड़ है वो पाकिस्तान आर्मी है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। पाकिस्तान की जो आर्मी है और उनके आईएसआई है, ये सारी टेररिज्म की जड़ वही है। जब तक उनके ऊपर चोट नहीं होगी ये चलता रहेगा। अगर पूरी तरह से उग्रवाद को या टेररिज्म को कंट्रोल करना है भारत में, तो हमें वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो अमेरिका कर रहा है, इजराइल कर रहा है या चाइना कर रहा है। पहलगाम की घटना ने हर किसी को झकझोर दिया है और ऐसे में एक बार फिर पहाड़ में रह रहा फौजी अब भले ही रिटायर्ड हो गया हो, लेकिन अपना खून युद्ध की हालत में अब भी बहाने को तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हल्द्वानी की कालाडूंगी में भीषण हादसा हुआ है। 2 की मौत हुई है। 3 तेज रफ्तार बाइकें आपस में टकराई हैं। बाइकों के पेट्रोल टैंक फटने से आग लगी। बाइक सवार 2 लोगों की झुलसकर मौत हुई है। 4 घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर यहां पर अब आपको बता रहे हैं, पुलवामा में आतंकी। बड़ी खबर यहां पर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, कालाडूंगी में भीषण हादसा हुआ है। 2 की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, 3 तेज रफ्तार बाइकें आपस में टकराई हैं। बाइकों के पेट्रोल टैंक फटने से ये घटना घटी है। 3 तेज रफ्तार बाइकें आपस में टकराई हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कालाडूंगी में भीषण हादसा हुआ है। 2 की मौत हुई है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, बाइकों के पेट्रोल टैंक फटने से ये आग लगी है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कालाडूंगी में भीषण हादसा हुआ है। 2 की मौत हुई है। 3 तेज रफ्तार बाइकें आपस में टकराई। बाइकों के पेट्रोल टैंक फटने से आग लगी है। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हुआ कालाडूंगी से। 3 तेज रफ्तार बाइकें आपस में टकराई हैं।
बाइकों के पेट्रोल टैंक फटने से आग लगी है। 2 लोगों की झुलसकर मौत हुई है, 4 घायल हुए हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कालाडूंगी में भीषण हादसा हुआ है, 2 की मौत हुई है। 3 तेज रफ्तार बाइकें आपस में टकराई हैं। बाइकों के पेट्रोल टैंक फटने से आग लगी है। 2 लोगों की झुलसकर मौत हुई है, 4 घायल हुए हैं। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की अस्थियां हर की पैड़ी पर गंगा में विसर्जित की गई। हरियाणा के करनाल से शहीद विनय नरवाल के पिता और भाई उनकी अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंचे और हर की पैड़ी पर विधि विधान से अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया गया। इस दौरान हरिद्वार विधायक समेत अन्य बीजेपी नेताओं और सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में नेवी में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की मौत हो गई थी। बुधवार को करनाल में उनका अंतिम संस्कार किया गया था। आईडी दे देना किसी को यार। और अपने देशवासियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस दुख की घड़ी में वो मेरे साथ खड़े हैं। प्रशासन ने, सरकार ने, सभी देशवासियों ने मेरा ढांढस बंधाया है, मेरे परिवार को सांत्वना दी है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। पाकिस्तान में हिंदुओं पर वैसे ही जुल्म होते हैं, मंदिरों को तोड़ा जाता है, पर भगवान में आस्था रखने वाले ऐसे 77 पाकिस्तानी हिंदू इस बार 4 धाम नहीं आ पाएंगे। और यह सब हुआ है पहलगाम में आतंकी हमले की वजह से। देखिए हमारी रिपोर्ट। बिहारियां पीछे जुलते यार, मौत ही कश्मीर की मेरे हिसाब से 10 जगह से राउंड फायरिंग हो गई, 10 जाने के ऊपर हो गई। पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने सरेआम हिंदुओं को मार डाला तो केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा रद्द करने का फैसला कर लिया। वीजा रद्द होने के इस फैसले के बाद अब पाकिस्तानी नागरिक 4 धाम नहीं आ पाएंगे। दरअसल पाकिस्तान में रहने वाले 77 लोगों ने 4 धाम और हेमकुंड साहिब के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन के बावजूद दर्शन के लिए आ नहीं पाएंगे। 20 मार्च से 24 अप्रैल तक पाकिस्तान से 4 धाम के लिए 77 यात्रियों के रजिस्ट्रेशन हुए। इनमें हर धाम में दर्शन के लिए 19 और हेमकुंड साहिब के लिए 1 यात्री ने रजिस्ट्रेशन कराया। पाकिस्तान से 4 धाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वालों में 49 पुरुष और 28 महिलाएं शामिल हैं। मतलब ये कि पहलगाम हमले के बाद वीजा रद्द होने का नुकसान पाकिस्तानी हिंदुओं को भी हुआ है। देखिए, पाकिस्तान की जो गतिविधियां हैं वो निश्चित रूप से जो धर्मावलंबी उनको भी परेशान करती है। अच्छा था पाकिस्तान से हिंदू समुदाय के लोग जो केदारनाथ यात्रा पाना चाहते, बद्रीनाथ यात्रा पाना चाहते थे, लेकिन जब भारत सरकार ने कोई कदम उठाया है तो ये कष्ट सबको है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दूसरे मुस्लिम बहुल देशों से भी 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन हुए हैं। पड़ोसी देश अफगानिस्तान से अब तक 640 यात्रियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो बांग्लादेश से 326, म्यांमार से 17 और इंडोनेशिया से 295 पंजीकरण हुए हैं। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि पाकिस्तान से बदला लेने के साथ केंद्र सरकार को पाकिस्तानी हिंदुओं के बारे में भी सोचना चाहिए, ताकि वो सुरक्षित रहने के साथ 4 धाम यात्रा में भी आ सकें। कि श्रद्धालु अगर उनकी यहाँ श्रद्धा है, आस्था है, और इसी आस्था और श्रद्धा और विश्वास के कारण ही उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, तो अगर उनकी आस्था है, विश्वास है, तो ऐसे श्रद्धालुओं को हम मानते हैं कि उनको जो है दर्शनों के लिए अनुमति देनी चाहिए। फिर भी केंद्र सरकार को ही इस पर निर्णय लेना है। पहलगाम हमले के बाद अब भारत की तरफ से एक्शन का इंतजार हो रहा है, तो पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा कैंसिल करके भारत अपनी मंशा जाहिर कर चुका है। ऐसे में पाकिस्तान से 4 धाम आने वाले हिंदुओं को तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। ऋषिकेश में सीएम पुष्कर सिंह धामी अचानक ट्रांजिट कैंप पहुंचे और 4 धाम की तैयारी का जायजा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने ट्रांजिट कैंप के कर्मचारियों के साथ बातचीत भी की। ट्रांजिट कैंप 4 धाम यात्रा का मुख्य पड़ाव है, जहां तीर्थयात्रियों के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर भी लगाए गए हैं। वहीं ऋषिकेश रवाना होने से पहले सीएम धामी ने कहा
कि 2024 की यात्रा खत्म होने के बाद ही 2025 की यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी गई थीं। अब इस साल की यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चार धाम यात्रा में किसी भी तीर्थयात्री को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। जब यात्रा समाप्त हुई थी 2024 की, उसके बाद से लगातार तैयारियां कर रहे हैं और अब अंतिम चरण में यात्रा सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और जो कुछ एक काम और करने वो भी अभी 2-3 दिनों के अंदर संपन्न हो गए। चार धाम यात्रा की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। चार धाम यात्रा को लेकर उत्तरकाशी में पुलिस पूरी तरह से तैयार है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 2 नोडल अधिकारी यात्रा का जिम्मा संभालेंगे। गंगोत्री में आईजी नारायण सिंह नपलचियार और यमुनोत्री धाम में आईजी अनंत शंकर ताकवाले जिम्मेदारी संभालेंगे। दोनों ही अधिकारी गंगोत्री यमुनोत्री धाम का दौरा कर चुके हैं। पिछली बार की यात्रा से सबक लेते हुए इस बार कपाट खुलने से पहले पुलिस जवान ड्यूटी पर तैनात हो जाएंगे। इस बार पिछले साल से ज्यादा पुलिस बल नियुक्त किए जाएंगे। एक एडिशनल एसपी और 2 सीओपी यात्रा के दौरान तैनाती की गई है। यात्रियों सुविधा और सहायता के लिए QR कोड भी लगाए जा रहे हैं, जिससे यात्रियों को पार्किंग, होटल, धर्मशाला, रोड अपडेट की जानकारी उपलब्ध होगी। गंगोत्री रोड पर चिन्हित 3 बोतल नेक पॉइंट, गंगनानी से डबरानी और सप्लाई सुक्की से झाला तक बड़ी गाड़ियों को 1 वे के तहत भेजा जाएगा। जो आप लोगों ने प्लान किया है उसको यदि हम लोग ढंग से उसको अक्षरता यदि पालन करते हुए उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और सजग रहेंगे तो अच्छा मतलब चार्ज लागू किया है और कुछ जगह पर डिस्प्ले लगाएंगे और उससे भी यात्रियों को ये पता लग जाएगा कि भाई पार्किंग स्थल कहाँ है, कहाँ पर जाम की स्थिति है। आदि कैलाश यात्रा की तैयारियों को लेकर पिथौरागढ़ ने कमर कस ली है। यात्रा के लिए इस बार 30 अप्रैल से इनर लाइन पास बनने शुरू हो जाएंगे। इनर लाइन पास धारचूला के साथ की जिला मुख्यालय में भी बनेंगे। यही नहीं, ऑनलाइन पास बनाने का इंतजाम भी प्रशासन ने किया है। आदि कैलाश मंदिर के कपाट 2 मई को खोले जाने हैं। बीते साल आदि कैलाश के दर्शनों के लिए 35,000 से ज्यादा यात्री पहुंचे थे। ऐसे में इस बार इस संख्या में इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। हम लोग इनर लाइन परमिट की व्यवस्था 30 अप्रैल से जारी कर रहे हैं और सरकार में दायित्वधारी बीजेपी नेताओं की शुक्रवार को राज्यपाल के साथ मीटिंग हुई तो शनिवार को मुख्यमंत्री ने भी अपने आवास पर दायित्वधारियों की मीटिंग बुलाई है। माना जा रहा है कि अब सरकार दायित्वधारियों को सक्रिय रूप से काम पर लगा सकती है। धामी सरकार में अब तक करीब 65 बीजेपी नेताओं को अलग अलग निगमों और बोर्डों में जिम्मेदारी दी गई है। इनमें से 38 नेताओं को तो हाल में ही दायित्व सौंपा गया। दायित्वधारी विश्वास डाबर का गोली मारने की धमकी देने वाला वीडियो वायरल होने के बाद छवि को लेकर सरकार और संगठन दोनों सतर्क हो गए हैं। इसीलिए दायित्वधारियों को अब पार्टी और सरकार की रीति नीति, सरकार के टारगेट बताए जाएंगे। शुक्रवार को राज्यपाल ने भी दायित्वधारियों को विजन के साथ काम करने की सीख दी। वो सब अपने चूंकि नए दायित्व पर आए हैं और ये हमारी जो बैठक है, ये बैठक संगठनात्मक रूप से एक नियमित रूप से जो बैठकें हमारी चलती हैं उसी क्रम में ये है। मुझे लगता है कि इससे जो इतने भी दायित्वधारी हैं जिनको जिम्मेदारियां मिली हैं वो भी ताकतवर बनेंगे इस सोच के साथ और मिलकर सरकार के हैंड्स की तरह हम लोग काम करेंगे और जो भी जिम्मेदारियां मिलेंगी अपने अपने विभागों को चमकाने का काम किया जाएगा। शनिवार को सुबह 11 बजे सीएम आवास में सभी दायित्वधारियों की अहम मीटिंग बुलाई गई है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी को संगठन और सरकार की रीति नीति के मुताबिक काम करने की हिदायत दे सकते हैं। जो अभी पंचायत चुनाव भविष्य में आहूत होने वाले हैं, 4 धाम यात्रा है, इसके निमित्त बहुत सारी बातें मैं समझता हूँ कि उनके हमको जो है एक मार्गदर्शन उनका प्राप्त होने वाला है। शनिवार को सीएम आवास में होने वाली इस मीटिंग में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और महामंत्री संगठन भी मौजूद रहने वाले हैं। दायित्वधारियों को आगे का रोड मैप थमाने के साथ ही उन्हें अपने अपने विभागों में आउटपुट देने को भी कहा जा सकता है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हल्द्वानी में प्रशासन की टीम ने नूडल्स केचप बनाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई की है। दरअसल बढ़ती गर्मी के बीच इन दोनों हल्द्वानी में प्रशासन खाने पीने की चीजों में साफ सफाई को लेकर विशेष सतर्कता बरत रहा है। प्रशासन की टीम ने
कार्रवाई के दौरान मंगल पड़ाव इलाके में एक ऐसी फैक्ट्री का निरीक्षण किया जहां नूडल्स और तरह तरह के सॉस बनाए जाते थे, लेकिन इस फैक्ट्री में गंदगी का आलम देखकर प्रशासन के अधिकारी भी हैरान रह गए, क्योंकि सॉस बनाने के लिए जहां टमाटर की जगह केमिकल सिरप का इस्तेमाल हो रहा था, वहीं कॉकरोच और गंदगी की भी भरमार थी। इसके बाद फैक्ट्री को सील कर दिया गया। चारधाम यात्रा के मद्देनजर मंगलौर नगर पालिका और प्रशासन भी अब अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। यहां हाईवे किनारे और सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान रेहड़ी ठेली और दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा। नगर पालिका ने हिदायत देते हुए कहा है कि इसके बाद भी अतिक्रमण किया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रुद्रपुर में मजार के ध्वस्तीकरण के मामले में हाईकोर्ट ने प्रशासन को मजार वाली जमीन की मिट्टी सुरक्षित रखने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका का स्कोप लार्ज कर दिया है और पूरे राज्य में सरकारी जमीनों पर धार्मिक स्थलों की रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि 3 दिनों में एक कमेटी का गठन करें और राज्य के 13 जिलों का सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करें। कोर्ट ने सभी जिलों में सरकारी जमीनों में धार्मिक स्थलों की रिपोर्ट कोर्ट में तलब की है। ऋषिकेश में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गंगा कॉरिडोर परियोजना के तहत कई कामों का शिलान्यास किया। पहले चरण के काम में राफ्टिंग, बेस स्टेशन, मल्टी स्टोरी पार्किंग मुख्य है। इसके साथ ही निगम बिल्डिंग का भी शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर दिशा में काम कर रही है। वहीं ऋषिकेश में मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने से जाम की समस्या का भी समाधान होगा। आने वाले समय में जब ऋषिकेश में राफ्टिंग के लिए वैश्विक स्तर की सुविधाएं होंगी, ग्लास ब्रिज का रोमांच होगा, रोपवे की बेहतरीन सुविधा होगी, सकल सेवाएं होंगी, ट्रैफिक जाम की कोई समस्या नहीं होगी, तो निश्चित रूप से ये पुरातन नगरी ऋषिकेश विश्व भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और पूरे विश्व भर के लोगों के लिए ये पहला डेस्टिनेशन होगा ऋषिकेश। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी तो यहाँ व्यवसाय एवं रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यहाँ के होटल व्यवसायियों से लेकर टैक्सी चालक, स्थानीय गाइडों से लेकर राफ्ट ऑपरेटर, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में हमारे व्यापारी भाइयों को, व्यापार के क्षेत्र में काम करने वाले, अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समृद्धि सुनिश्चित होगी। उत्तराखंड और नेपाल को जोड़ने वाले बनबसा बैराज पर खतरा मंडरा रहा है। करीब 100 साल पुराने बैराज और पुल से पब्लिक को दिक्कत ना हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार केंद्र और यूपी सरकार से बातचीत करने जा रही है। हैरानी की बात यह भी है कि उत्तराखंड में होने के बाद भी इस बैराज का कंट्रोल आज भी यूपी सिंचाई विभाग के पास ही है। देखिए रिपोर्ट। यह है चंपावत जिले का बनबसा बैराज। भारत नेपाल बॉर्डर पर यह बैराज उत्तराखंड और नेपाल के बीच गाड़ियों की आवाजाही का एकमात्र रास्ता है। 1928 में अंग्रेजों के जमाने में बना ये बैराज 100 साल पुराना होने वाला है, इसलिए इसके टूटने का डर बना हुआ है। शारदा नदी पर बने इस पुल की वक्त वक्त पर मरम्मत की जाती है, लेकिन बनबसा बैराज का कंट्रोल यूपी सिंचाई विभाग के पास होने से उत्तराखंड सरकार इसमें ज्यादा दखल नहीं दे पाती। बैराज की खराब हालत और 2 देशों को जोड़ने वाले इस रास्ते को लेकर सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज केंद्र और यूपी सरकार से बातचीत की बात कर रहे हैं। उसमें केंद्र सरकार से बातचीत होनी है, क्योंकि उसमें ड्राई पोर्ट बनना है जो कंचनपुर महेंद्र नगर में बनेगा। तो ड्राई पोर्ट को लेकर के, नेशनल हाईवे को लेकर के, बनबसा जो बैराज है जिसकी आयु पूरी हो चुकी है उसकी रेट्रोफिटिंग के लिए बातचीत करनी है और इसमें यूपी सरकार से बातचीत की जाएगी। और एक एनपीसीसी का वहां पर पुल है जिसके आगे चौकी और वहां जो कस्टम और बैरियर्स होते हैं वो लगाए जाएंगे। उत्तराखंड में भारत नेपाल बॉर्डर की लंबाई 275 किलोमीटर है। ऐसे में दोनों देशों को जोड़ने वाला रास्ता जल्द ठीक हो, इसकी डिमांड लोकल लोग भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद चंपावत से विधायक हैं।
ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि 100 साल पुराने होने जा रहे बनबसा बैराज का हाल सुधरेगा। जो हमारा शारदा बैराज है ये सन 1928 में ब्रिटिश कालीन है। 1928 में ब्रिटिश कालीन होने के बाद इसकी मियाद लगभग समाप्त हो चुकी है और ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में बार बार हल्की सी रिपेयरिंग करके चला दिया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पुल का जीर्णोद्धार हो, क्योंकि इसमें हमारे व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से ये पुल बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार के मुताबिक बनबसा बैराज अपनी मियाद पूरी कर चुका है, लेकिन यूपी सिंचाई विभाग और नेपाल से मसला जुड़ा होने के चलते उत्तराखंड आगे कदम नहीं उठा पा रहा। ऐसे में देखना होगा कि केंद्र और यूपी सरकार से बातचीत के बाद कब तक उत्तराखंड और नेपाल को जोड़ने वाले एकमात्र रास्ते का हाल सुधरता है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10।